हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एडिटोरियल नोट्स सेशन में। आज की डेट है 17 अगस्त। मैं हूं आदित्य और आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं कि इंडिया कैसे मैनेज कर रहा है कोविड-19 से। जो हमारी फाइट चल रही है उसे इंडिया कैसे मैनेज कर रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन आपको किसी भी जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ऐसे करके पूछा जा सकता है कि एक ऐसे सिनेरियो में जब वर्ल्ड के कई बड़ी पावर्स कोविड-19 की वजह से परेशान थे, तो उस समय पे इंडिया ने कैसे उसे हैंडल किया, ठीक है? और इंडिया को क्या स्टेप्स लेने चाहिए थे, ठीक है? ऐसे करके आपको फ्यूचर में एक कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए हम उन कुछ मेजर्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये डेटा आया है कि इंडिया के पास इस समय इंडिया में वन ऑफ द लोवेस्ट मोर्टेलिटी है। अगर हम पूरे वर्ल्ड को देखें तो 1.93 की मोर्टेलिटी है कोविड-19, यानी कोविड-19 जिन्हें होता है, जितने लोगों को हो रहा है, उनमें से 1.93% लोगों की ही डेथ हो रही है। यानी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है जिसकी वजह से डेथ जो है कोरोना में वो नहीं हो रही। तो अब हम बात करेंगे कि वो अच्छा काम क्या हमने किया है, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है। तो देखिए, राइटर कहते हैं कि ये इसी वजह से संभव हुआ है क्योंकि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रहा है, स्टेट गवर्नमेंट्स का भी रहा है, जो यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट है उनका भी रहा है। तो इन सभी ने मिल के काम किया है जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम है, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इफेक्टिव क्लिनिकल ट्रीटमेंट में ध्यान दिया गया है हॉस्पिटल्स में, ठीक है। जो होम आइसोलेशन में जिन लोगों को रखा जा रहा है उनका सुपरविज़न सही तरीके से किया है, उन्हें सही तरीके से चेक किया जा रहा है समय समय पे। इसके साथ साथ जो एम्बुलेंस वगैरह की सर्विस है वो काफ़ी सही रही है इस कोविड-19 के दौरान इंडिया में, और यही वजह है कि मोर्टेलिटी रेट इतना कम हुआ है। इसके साथ साथ राइटर इस बात का भी हमें याद दिलाते हैं कि जो आशा वर्कर्स हैं उनका जो बेहतरीन एफर्ट रहा है लोगों को जागरूक करने में और पेशेंट्स को ट्रैक वगैरह करने में, इसने काफ़ी मदद की है हमारी फाइट से। इसके साथ साथ क्लिनिकल मैनेजमेंट स्किल्स जो है डॉक्टर्स की, और जिस तरह से उनकी स्किल्स को अपग्रेड किया गया है, उन्हें टेक्निकली गाइड किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल एम्स वगैरह के हॉस्पिटल से जो बड़े बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उन्होंने डॉक्टर्स को गाइड किया। गवर्नमेंट डॉक्टर्स जो हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, उन्हें जो गाइडेंस मिला है एम्स के एक्सपर्ट्स से, उसने काफ़ी हद तक मदद की है। तो ये कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिनकी वजह से इंडिया की मोर्टेलिटी रेट एज ऑफ नाउ 16 अगस्त के डेटा के हिसाब से 1.93 है, और यह हम सभी के लिए प्राउड की बात है। हालांकि अभी लड़ाई बहुत लंबी है, हमें इसे लगातार लड़ना है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसी खबर है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, सलाइवा डायरेक्ट अभी न्यूज़ में रहा है, ठीक है। ये सलाइवा डायरेक्ट है क्या, किस कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात होगी, ठीक है, और इसके क्या मायने हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, ये हम जानेंगे। तो देखिए, सलाइवा डायरेक्ट एक तरह का टेस्टिंग मेथड है जिसे यूएस में परमिशन मिली है, ठीक है। जैसे कि इसके नाम से आप गेस कर सकते हो, सलाइवा डायरेक्ट मतलब इसमें सलाइवा से टेस्टिंग होती है। देखो, अभी तक क्या होता था ना, जो कोरोना की टेस्टिंग होती थी वो नासोफेरेंजियल स्वैब से होती थी। कहने का मतलब जो नाक में म्यूकस होता है उसका सैंपल कलेक्ट किया जाता था और उसके बाद कोरोना की टेस्टिंग होती थी। तो अभी यूएस में परमिशन मिल गई है कि सलाइवा से भी टेस्ट किए जा सकते हैं बाय द मेथड ऑफ सलाइवा डायरेक्ट टेस्ट। तो सलाइवा डायरेक्ट टेस्ट की खासियत क्या है? इसकी पहली बात तो ये खासियत है कि अगर सलाइवा में 6 से 12 कॉपीज़ मौजूद हैं वायरस की, तो उतने में ये टेस्ट पूरा कंप्लीट हो सकता है। इसके साथ साथ दिक्कत क्या होती है कि नासोफेरेंजियल जो स्वैब टेस्ट होता है, मतलब जो नाक की म्यूकस का जब सैंपल निकालते हैं टेस्ट करने के लिए, तो कई बार नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट आते हैं, गलत नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट आते हैं, ठीक है। लोगों को कोरोना होता है बट ऐसा आता है कि वो नेगेटिव हैं, ठीक है। तो वो इस सलाइवा डायरेक्ट टेस्ट में उसके होने की चांसेस थोड़ा कम है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब नाक से जो म्यूकस निकलता है सैंपल के लिए, तो कई बार उसको निकालते वक्त ही, सैंपल कलेक्शन के वक्त ही गलती होती है, ठीक है। तो सलाइवा डायरेक्ट टेस्ट में वो गलती होने के चांसेस कम है। इनके सलाइवा डायरेक्ट टेस्ट का एडवांटेज क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि इसके लिए हमें कोई ट्रेंड हेल्थ केयर वर्कर की ज़रूरत नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हेल्थ केयर वर्कर की ज़रूरत नहीं है। आराम से आदमी इसका सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं जो नॉर्मल स्किल्ड वर्कर्स हैं, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है कि इससे वायरस
जो होता है वो हेल्थ केयर वर्कर को ट्रांसफ़र हो, इस बात के भी चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। होता क्या है कि जब नाक से सैंपल कलेक्ट किया जाता है तो जो स्वैब इंसर्ट किया जाता है नाक में सैंपल लेने के लिए, उसे कभी कभी इरिटेशन होती है और इरिटेशन की वजह से जो जिसकी टेस्टिंग हो रही है उसे छींक आ सकती है या कफिंग हो सकती है, जिसकी वजह से उसका म्यूकस हेल्थ केयर वर्कर तक पहुंच सकता है और इस तरह से इस डिज़ीज़ को ट्रांसमिट कर सकता है। तो ये सलाइवा डायरेक्ट के फ़ायदे हैं, ठीक है। हालांकि अभी ये बहुत ही अर्ली हो जाएगा ये कहना कि इसे हम रिप्लेस कर दें, नेसोफेरिंजियल टेस्ट को हटा दें, सलाइवा डायरेक्ट टेस्ट ही करें। अभी ये सिर्फ यूएस में अलाउ किया गया है क्योंकि वहाँ पे पेशेंट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में अभी इसकी एज सच कोई ऑथेंटिकेशन इसे नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये अच्छी ही खबर है क्योंकि एडवांसमेंट हो रहा है। हम कहीं ना कहीं इस कोविड-19 की फ़ाइट में, ये जो पूरा वर्ल्ड है हर तरफ से अगर कोई प्रयास कर रहा है तो हमें उसकी सराहना करनी चाहिए और एक पॉजिटिव प्रयास के लिए उनकी तारीफ़ भी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। बेलारूस की प्रॉब्लम्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, बेलारूस की प्रॉब्लम इस समय काफ़ी हद तक न्यूज़ में है और इनकी दिक्कत क्या है। देखिए, यूएसएसआर, आप तो ये जानते ही होंगे यूएसएसआर क्या था, जो आज आप रशिया समझते हैं, ठीक है। वो यूएसएसआर हुआ करता था 1991 से पहले, ठीक है। तो होता क्या था कि उसमें काफ़ी ज़्यादा लगभग 15 रिपब्लिक से शामिल थे। पूरे यूएसएसआर था, यूएसएसआर में लगभग 15 रिपब्लिक का एसोसिएशन था। उनमें बेलारूसिया, रसिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना, ऐसे करके लगभग 15 रिपब्लिक्स थे। तो ऐसे 15 रिपब्लिक से यूएसएसआर बना था, लेकिन 1991 में उनका एसोसिएशन टूट गया। टूट के क्यों गया, काफ़ी ज़्यादा उसके रीजंस थे, ठीक है। जर्मनी में जो बर्लिन वॉल लाई गई, जो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आ रहा था उस समय वर्ल्ड में, जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट चल रहे थे, तो ये सारे रीज़न थे कि वो उनका डिसइंटीग्रेशन हुआ। और उनमें से एक नेशन ये भी था, कौन, बेलारूसिया, जिसे आज हम बेलारूस के नाम से जानते हैं। तो हुआ क्या था कि बेलारूसिया जब सोवरेन बना तो 1994 में वहाँ पे सबसे पहली बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए। तो लुकाशेंको को प्रेसिडेंट चुना गया और 5 बार से लगातार 5 टाइम्स कॉन्टिन्यूअस ये प्रेसिडेंट चुने गए, ठीक है। कौन, लुकाशेंको। तो अभी क्या हो रहा है कि जो वहाँ की सिटीजन्स हैं वो कह रहे हैं कि इनके अगेंस्ट में आ गए हैं और इन्होंने काफ़ी कुछ नॉन फेयर मेजर्स का भी यूज किया था, कुछ गलत मेजर्स का यूज किया था इलेक्शन को जीतने के लिए, और उसके लिए इनकी क्रिटिसिज्म हुई। अब लोग सड़कों पे आ रहे हैं और इनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और लोग एक डेमोक्रेसी चाह रहे हैं। तो ये एक न्यूज़ है वर्ल्ड सिनेरियो में जो इस समय काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो हमने सोचा क्यों ना इसकी भी चर्चा कर ली जाए। इसके बाद अब हम बात करेंगे अपने लास्ट सेगमेंट की, इंडिपेंडेंस डे स्पीच जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने दी है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। इंडिपेंडेंस डे स्पीच इन्होंने क्या क्या शामिल किया था अपनी स्पीच में। और एक्चुअली ये क्या है कि ये द हिंदू का एक आर्टिकल आया था और उसी से कुछ डेटा निकाले गए हैं, उसी से कुछ व्यू हैं, एडिटोरियल नोट्स में ख़ास बात है। और हम इन सारे व्यूज़ को, जो राइटर के व्यूज़ हैं, इनमें से मेरा कोई भी नहीं है, ठीक है, जो राइटर के व्यूज़ हैं उन्हें हम एक बार थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो बताते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएबल है, उसकी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन होनी चाहिए। हमेशा से हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये रहा है जब से वो आए हैं कि सैनिटेशन पे, साफ़ सफाई पे, साफ़ पानी की उपलब्धता हो, ऐसे जैसे इश्यूज़ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है, ठीक है। तो इसके लिए राइटर उनकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ मैटर्स पे उन्हें क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, ठीक है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इसको हम रिवोल्यूशन की तरह लाएंगे, ठीक है। एक नेशनल डिजिटल हेल्थ आईडी होगी जो कि हर सिटीज़न की मेडिकल रिकॉर्ड्स को लिंकअप करेगी। बट राइटर कह रहे हैं कि देखिए, डिजिटलाइजेशन अच्छी चीज़ है, डिजिटलाइजेशन का हम स्वागत करते हैं, हेल्थ सेक्टर में भी ये काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले जो हमारी प्राइमरी हेल्थ प्राइमरी हेल्थ की नीड्स हैं, हमें उन्हें सही करना चाहिए। हमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके वर्कर्स को एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, उन हॉस्पिटल्स को एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, और इन सभी सारी चीज़ों के साथ जो हमारा प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मजबूत करना पड़ेगा। अगर वो मजबूत नहीं है तो डिजिटलाइजेशन का कोई ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है।
और इसके साथ साथ कुछ इश्यूज़ पे और प्राइम मिनिस्टर ने चर्चा की थी, जिस पे राइटर ने ये भी बोला कि प्राइम मिनिस्टर की हमारे आदत है, थोड़ा सा रियोटेरिक हो जाते हैं, थोड़ा सा काफ़ी बातें वो बोल जाते हैं जिसके बाद वो वादे पूरे नहीं होते। तो ये सारी पॉलिटिकल बात है, इससे हमारा आपका कोई लेना देना नहीं। आप इस आर्टिकल को एक बार पढ़ भी सकते हो कंप्लीट जानकारी के लिए। बट ये जो कुछ चीज़ें थी इसमें से एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा जिसे मैंने इंक्लूड किया आज के सेशन में, कि देखिए नेशनल डिजिटल हेल्थ का जो मिशन है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने रखा है, ये इसका एक क्वेश्चन बनेगा और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको कहीं ना कहीं ये मेंशन करना है, लिखना है कि देखिए डिजिटलाइजेशन बहुत अच्छी चीज़ है, इसका स्वागत होना चाहिए और इससे काफ़ी सुधार भी होगा, लेकिन तब तक नहीं होगा जब तक हमारा प्राइमरी हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत नहीं हो जाता। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एसोसिएटेड विद अस।